व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्राइड और उनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। हम बात करेंगे कि किस तरह फ्राइड ने माइंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लेन किया। फिर फ्राइड ने पर्सनैलिटी के पार्ट्स भी बताए, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फ्राइड की ड्रीम थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे और फिर बात करेंगे कि फ्राइड ईडिपस कॉम्प्लेक्स को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। फ्राइड के ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्राइड एक ऑस्ट्रियन डॉक्टर थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन माइंड को स्टडी किया, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया और इन्होंने साइको एनालिसिस को इन्वेंट किया। साइको एनालिसिस एक मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसमें पेशेंट से बात की जाती है, उनके हिडन थॉट्स और उनकी हिडन फीलिंग्स को अनकवर किया जाता है। पेशेंट के साथ बात की जाती है कि पास्ट में उसके साथ क्या हुआ है, माजी में उसके साथ क्या हादसा पेश आया जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में वो ऐसा फील कर रहा है। फ्राइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। फ्राइड माइंड को आइसबर्ग के साथ कंपेयर करता है और इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और फिर है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपके जहन का वो हिस्सा है जिससे आप अभी अवेयर हैं, यानी अभी इस मोमेंट में जो आपकी थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी परसेप्शंस हैं, वो आपके कॉन्शियस माइंड का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आप कॉन्शियस हैं। इसी तरह अगर आपको अभी कोई गुड न्यूज़ मिलती है और आप हैप्पी फील करते हैं, आप खुश होते हैं, तो ये आपका कॉन्शियस इमोशन है। फिर है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे प्री कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। ये स्टोरेज एरिया है, यानी यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर है। यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप अभी सोच नहीं रहे, जिसे आप अभी फील नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप उसे याद करें तो वो आपको याद आ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप अभी इस मोमेंट में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपके माइंड में स्टोर है। आप थोड़ी देर के लिए याद करेंगे और फिर फ़ौरन से अपना फेवरेट कलर बता देंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी फ्रेंड की बर्थडे पे जाएं और वहाँ आप इंजॉय करें, उन मेमोरीज को कलेक्ट कर लें। तो अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आपकी फ्रेंड का बर्थडे कैसा था, तो आप थोड़ी देर के लिए वो मेमोरीज रिकॉल करेंगे, वो याद करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। तो ये सबकॉन्शियस माइंड है। फिर थर्ड है अनकॉन्शियस माइंड। ये माइंड का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें ऐसी थॉट्स और ऐसी फीलिंग्स हैं जिनका आपको बिल्कुल भी नहीं पता, यानी जिनसे आप अनअवेयर हैं, जिनको रिप्रेस कर दिया गया यानी दबा दिया गया है। यहाँ हिडन थॉट्स हैं, हिडन फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी वो आपके बिहेवियर पे इफ़ेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कुत्ते से डर लगता है, आप डॉग से डरते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप क्यों डरते हैं, तो हो सकता है कि बचपन में आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसको आप अभी तो भूल गए हैं, लेकिन वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है। यानी बचपन में ही आपने उसको रिप्रेस कर दिया था, उसको सप्रेस कर दिया था, उसको दबा दिया था। ये था माइंड का स्ट्रक्चर। अगर ये तीनों मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो एक कंप्यूटर को इमेजिन करें कि आपका माइंड एक कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर की स्क्रीन जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं, ये कॉन्शियस है, लेकिन फाइल्स जो स्टोर हैं, जिसको आप अभी फ़ौरन से ओपन कर सकते हैं, ये सब कॉन्शियस है। और जो हिडन प्रोग्राम्स बैक पे रन हो रहे हैं, वो अनकॉन्शियस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह फ्राइड ने पर्सनालिटी को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया, इड, ईगो और सुपर ईगो।
इड बिल्कुल एक बच्चे की तरह है जिसको सही और गलत में फ़र्क नहीं पता, जो सही और गलत को नहीं जानता। इसे फ़ौरन से ग्रेटिफिकेशन चाहिए, फ़ौरन प्लेयर चाहिए। यानी इड कहता है कि मेरी डिज़ायर अभी इस वक्त फ़ौरन से फुलफ़िल हो जाए, फ़ौरन से पूरी हो जाए। मिसाल के तौर पर आप एक शॉप के सामने से गुज़रते हैं और शॉप के अंदर आपको केक नज़र आता है, तो अगर आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं फ़ौरन से ये केक खा लूँ, तो ये इड है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ईगो डेवलप होती है। ईगो इड की डिज़ायर्स को बैलेंस करने की कोशिश करती है, ये हमें रियलिटी दिखाती है। यानी अगर दुकान के बाहर खड़े होकर आपका केक खाने को दिल कर रहा है और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो ईगो आपको बताएगी कि आपके पास मनी नहीं है। ये आपको आपके सर्कमस्टांसिस और आपकी नीड्स दोनों बताएगी। फिर है सुपर ईगो, जो आपको बताती है कि मॉरली क्या सही है और क्या गलत है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का वॉलेट गुम हो गया है और वो आपको मिल जाता है, तो आपको ये ख्याल आता है कि ये पास रखना सही नहीं है, ये उस पर्सन को जाके वापस कर दिया जाए जिसका ये है। तो ये सुपर ईगो है जो आपको बताती है कि मॉरली क्या सही है। इड को इमीडिएट प्लेयर चाहिए, यानी इसके डिज़ायर फ़ौरन से फुलफ़िल हो। सुपर ईगो इड को अपोज करती है और मॉरल स्टैंडर्ड्स पर फोकस करती है, लेकिन ईगो इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करती है, एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन बताती है, एक दरमियान का रास्ता निकालती है। ये थे पर्सनैलिटी के पार्ट्स। फिर फ्राइड कहता है कि बच्चा अपनी ग्रोथ के दौरान, यानी बच्चा जब बड़ा हो रहा है, तो वो 5 स्टेजेस से गुजरता है। पहली है ओरल स्टेज। इसमें बच्चा 1 साल से छोटा होता है, यानी ये 1 साल तक होती है। इसमें बच्चे हर चीज़ अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ अपने मुंह की तरफ ले जाते हैं। फिर है एनल स्टेज। ये 1 से 3 साल तक रहती है। इसमें बच्चा खुद पे कंट्रोल करना सीखता है, यानी अगर वो सही टाइम पे टॉयलेट यूज़ करता है तो वो बहुत प्राउड फील करता है। फिर है फैलिक स्टेज। ये स्टेज 3 से 6 साल तक होता है। इसमें बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान डिफरेंस को फील करते हैं, यानी इसमें बच्चे अपने बॉडी शेप की तरफ ध्यान देते हैं, अपनी बॉडी की तरफ क्यूरियस होते हैं। फिर है लेटेंसी स्टेज। ये 6 से 12 ईयर्स तक होता है। इसमें बच्चे अपने स्कूल पर फोकस करते हैं, फ्रेंड्स पर फोकस करते हैं। फिर है जेनिटल स्टेज। ये स्टेज 12 ईयर्स के बाद होता है। इसमें बच्चे रोमांटिकली एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। फिर फ्राइड ह्यूमन बिहेवियर और फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसमें भी फ्राइड ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए। सबसे पहले है रिप्रेशन, यानी किस तरह हम अपनी बैड मेमोरीज को दबा देते हैं, उन्हें रिप्रेस करते हैं। यानी अगर हमारे साथ कोई बहुत बुरा इंसिडेंट होता है, कोई बहुत खौफजदा इंसिडेंट होता है, तो उसे हम रिप्रेस कर देते हैं, उसे दबा देते हैं। फिर है प्रोजेक्शन। इसमें हम अपनी फीलिंग्स दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि हम दूसरों की वजह से ऐसा फील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गुस्से में हैं, आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, तो आप कहते हैं कि सामने वाले ने मेरे साथ बुरा बिहेव किया, इस वजह से मैं गुस्से में हूँ और इसी वजह से मैंने गुस्सा किया। यूँ आप अपनी फीलिंग्स दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दूसरों को ब्लेम दे रहे हैं। फिर है डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम अपनी फीलिंग्स डिस्प्लेस करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा बॉस हमसे परेशान है, अपसेट है, उसने गुस्सा किया, तो हम वापस बॉस को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने किसी दोस्त के पास जाएंगे और वो सारा गुस्सा किसी दोस्त पे निकालेंगे। तो इस तरह हमने अपनी फीलिंग्स को डिस्प्लेस किया, यानी बॉस का गुस्सा हमने किसी दोस्त पे निकाला। फिर है सब्लिमेशन। इसमें यूँ होता है कि हम अपनी बैड थॉट्स को, हम अपनी बैड एनर्जी को किसी अच्छी चीज़ में बदल देते हैं, किसी अच्छी चीज़ में चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम फाइट करने की बजाय, हम लड़ने की बजाय हम स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर देते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं फ्राइड की ड्रीम थ्योरी को। फ्राइड कहता है कि जो हमारे ड्रीम्स हैं, यानी जो हमारे ख्वाब हैं,
ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड की खिड़की हैं, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड की विंडो हैं। यानी जो हमारे ड्रीम्स हैं ये हमारी हिडन थॉट्स और हमारी हिडन डिज़ायर्स बताते हैं। ड्रीम्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है मैनिफेस्ट कंटेंट और दूसरा है लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट ड्रीम की एक्चुअल स्टोरी लाइन है, यानी जो ड्रीम में आपने एक्चुअली देखा है, जो इवेंट्स हैं, जो इमेजेस हैं, वो मैनिफेस्ट कंटेंट हैं, जो जागने के बाद भी आपको याद रहते हैं। फिर है लेटेंट कंटेंट, ये ड्रीम का हिडन मीनिंग है, ड्रीम का साइकोलॉजिकल मीनिंग है। फ्राइड कहता है कि ये आपकी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स बताता है, ये आपकी अनकॉन्शियस थॉट्स रिवील करता है। मिसाल के तौर पर आपने ख्वाब में देखा है कि आप किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो आपने ये जो पहाड़ पर चढ़ना देखा है, ये जो पहाड़ पे चढ़ने का अमल है, ये मैनिफेस्ट कंटेंट है। लेकिन इसका जो हिडन मीनिंग है वो ये है कि आप एम्बिशियस हैं, ये सिंबलाइज करता है आपकी डिज़ायर्स और आपकी एम्बिशंस को, कि आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हैं। ये थी फ्राइड की ड्रीम थ्योरी। अब बात करते हैं ईडिपस कॉम्प्लेक्स की। फ्राइड बच्चों की फीलिंग्स को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह वो अपने पेरेंट्स के साथ अटैच होते हैं। फ्राइड कहता है कि एक बच्चा अपने ऑपोजिट सेक्स पेरेंट के साथ अटैच होता है, यानी अगर एक लड़की है तो वो अपने फादर से ज़्यादा अटैच होगी, और इस तरह अगर एक लड़का है तो वो अपने मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। फ्राइड ने ये कॉन्सेप्ट एक क्लासिकल प्ले से लिया। एक ग्रीक राइटर है सोफोक्लिस, उन्होंने एक प्ले लिखा ईडिपस रेक्स, जिसमें ईडिपस रेक्स हीरो होता है और वो अपनी मदर के साथ शादी कर लेता है। लेकिन ईडिपस को नहीं पता होता कि जिसके साथ उसने शादी की है वो उसकी अपनी मदर है, उसकी अपनी माँ है। और जब ईडिपस को पता चलता है तो वो सुसाइड कर लेता है। इस तरह फ्राइड बच्चों की ऑपोजिट सेक्स पेरेंट के साथ फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी को इस टॉपिक के डिटेल्ड नोट्स चाहिए या किसी को ट्यूटर की ज़रूरत है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।